टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक्स हमारा यहाँ पे है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है जिनको जानना आपको बहुत ही जरूरी है, वहां से प्रश्न आपके बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे पावलाव को। तो पावलाव जो है उद्दीपक के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वातावरण में उपस्थित हुए सभी जीव जो हमें प्रभावित करते हैं उद्दीपक कहलाते हैं। उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, इतना याद रखिएगा। एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है, दूसरा होता है अस्वाभाविक। उद्दीपक का मतलब होता है किसी कार्य को करते समय आपको ये एहसास हो जाए या फिर आपको ये पता चल जाए कि इस कार्य को करने से हमें हानि है या फिर लाभ है, वही उद्दीपक होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है एक स्वाभाविक है और एक है अस्वाभाविक। स्वाभाविक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है प्रबल तीव्रता होती है, इच्छा होती है और यहाँ पे स्वतः अनुक्रिया होती है। तो अगर हम बात करें प्रबल तीव्रता का मतलब होता है किसी चीज को सीखने के लिए आप में उत्सुकता होती है, और इच्छा की बात होती है अगर आप उत्सुकता है, अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं और भी करने का मन कर रहा है तो ये है आपकी इच्छा होगी, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगी। स्वतः यहाँ पे अनुक्रिया की बात कर रहा है तो स्वतः अनुक्रिया का मतलब ये होता है कि आप किसी को कार्य को कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपको और कार्य करने का मन हुआ तो आप करेंगे। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक प्रश्न पूछा, ठीक, अगर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया तो भी आप एक प्रश्न पूछेंगे, अगर उत्तर नहीं मिला, आप सटीक से उस संतुष्ट नहीं हुए तो आप और भी प्रश्न करेंगे। तो ये स्वतः अनुक्रिया यानी आपके द्वारा होती है। लेकिन अस्वाभाविक यहाँ पे जो उद्दीपक होता है इसमें क्या होता है आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे जिस प्रकार से हम कह सकते हैं अधिगम और अर्जन। अधिगम में आप क्या कर सकते हैं, किसी स्थान का निश्चित होता है, समय का निश्चित होता है, एक टीचर होता है, आपके सीखने का एक स्थान होता है, वातावरण उचित होता है। लेकिन अस्वाभाविक मतलब होता है जाते जाते आप सीख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा सीख सकते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप किसी चीज पे के अवलोकन करने जा रहे हैं या फिर भ्रमण करने जा रहे हैं, वहां की अच्छी चीजों को आप ग्रहण करेंगे, जो अच्छी चीजें नहीं है उसे आप हटा देंगे। तो यही होता है आपकी इच्छा पर निर्भर करना अस्वाभाविक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है विद्यालय में शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए, याद रखिएगा। तो पहला हमारा कह रहा है कि अवलोकन करना, पाठ्यक्रम और विश्लेषण को बनाना। दूसरा कह रहा है कि सरल प्रकरण यानी बालक के वातावरण से जोड़कर पढ़ाने का कार्य होना चाहिए एक शिक्षक का। दूसरा हमारा कह रहा है कठिन प्रकरण, जैसे पे हम कह सकते हैं कि वह प्रश्न जो बालक को नहीं आते हैं, याद रखिएगा, वह कठिन होता है, उसे क्या करेंगे छोटे छोटे खंडों में हम क्या करेंगे विभाजित कर देंगे। यहाँ पे देखिए पांचवा दिया है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके हम क्या करेंगे बालक को समझाने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट इसी में हमारा है कि साहचर्य का, साहचर्य मतलब होता है जोड़ना। किसी कार्य को मान लीजिए कोई छोटा छोटा पार्ट है उसे आप एक समाहित करके बता सकते हैं, जोड़कर बता सकते हैं, बालकों को समझ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, एक विद्यालय में एक शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, सरल प्रकरण के साथ वातावरण से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। कठिन अगर प्रकरण है, जो पाठ बड़ा है, कठिन है, बालक को नहीं आ रहा है, तो उसे क्या करेंगे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे। और सातवां हमारा छठा है साहचर्य मतलब जोड़कर। याद रखिएगा किसी, जैसे हम कह सकते हैं कि फूल पत्तियां हैं और यहाँ पे पेड़ पेड़ की कुल फूल है, पत्तियां हैं, फल हैं, टहलियां हैं, उन सबको क्या करना है एक साथ जोड़कर भी हम बता सकते हैं बालक को, देखिए इस पेड़ पे ये होता है, या फिर उसे छोटे छोटे पार्टों में बता सकते हैं। तो ये होता है आपका विद्यालय में शिक्षक का कार्य। सातवां हमारा है अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है दोहराना। ये नेगेटिव वर्ड है लेकिन याद रखिएगा जहां पर शिक्षक से बात पूछे तो वो अनुकरण आपका सही होगा। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कोहलर। कोहलर याद रखिएगा सूझ के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा कोहलर जो है सूझ के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और देखिए ये जो है गेस्टालवादी हैं, याद रखिएगा ये कोहलर जो है गेस्टालवादी हैं और ये पूर्णतः गेस्टालवादी हैं। जैसे हो गया याद रखिएगा सूझ का सिद्धांत पे आपके कोपका, वर्थिमर और कर्ट लेविन, ये जो है तीनों लोग गेस्टालवादी हैं और ये पूर्णतः क्या है आपके सूझ के सिद्धांत पे यहाँ पे इन्होंने कार्य किया है, बालक के अधिगम पे कार्य किया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे शिक्षक को कक्षा में बालक के सामने क्या रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपको याद रखिएगा बन सकते हैं, कम से कम ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न आपके देखे जाएंगे। तो पहला हमारा कह रहा है कि समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि बालक अपना तर्क करे और नए नए कार्य को करे और अपनी समस्या को खुद से सुलझाने का कार्य करे। नई सूचना यानी जो भी जानकारियां हैं बालक के समक्ष रखें, बालक उसमें विस्तारित रूप से विचार करे। और यहाँ पे कह रहा है पूर्व ज्ञान, बालक के पूर्व ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान के साथ समायोजन करके पढ़ाना चाहिए, इतना याद रखिएगा। और द्वंद्व का मतलब ये होता है लंबे समय तक किसी कार्य को, यानी लंबे समय तक किसी कार्य को करने के बाद बालक अगर उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है तो बालक क्या होता है कुंठा हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं बालक एक
खिलौने का निर्माण कर रहा है, ठीक है? खिलौने का निर्माण कर रहा है और उस खिलौने के लास्ट चरण में पहुँचकर कुछ नहीं कर पा रहा है कि उसे चलाना कैसे है, वहीं पर रुक जा रहा है, ठीक है? तो वो होगा बालक का कुंठा हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं द्वंद। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 5वां कह रहा है कि सूचना का अधिकार क्रियाशील, यानी सूचना का अधिकार, यानी कह रहा है कि बालक को हर एक टॉपिक को बताना चाहिए, जो कि छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करके, ताकि बालक उसे सीख सके। समाधान, अगर बालक के समझ कोई भी प्रस्तुत यानी कठिनाई हो, तो उसका समाधान करना बहुत ही शिक्षक को ज़रूरी है। तो कोई भी कठिनाई हो उसे दूर करना होगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सूझ का। बालक को सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए कि किस प्रकार से किसी कार्य को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे हमारा, यहाँ पे शिक्षण पद्धतियों से अगर आता है, शिक्षण विधियों से अगर प्रश्न बनता है एक, याद रखिएगा एक प्रश्न बनेगा आपका, चाहे वो प्राथमिक का हो चाहे जूनियर का हो, याद रखिएगा एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा शिक्षण विधियां से। तो पहले हम बात करेंगे शिक्षण विधियों में, यहाँ पे किंडरगार्टन से, याद रखिएगा जिसके अंतर्गत आपका आएगा किंडरगार्टन शब्द जर्मनी, याद रखिएगा जर्मन भाषा का शब्द है। इस विधि के द्वारा शिक्षण सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था, याद रखिएगा। इस विधि के प्रतिपादन फ्रावेल महोदय हैं, याद रखिएगा फ्रावेल महोदय हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो फ्रावेल हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे, याद रखिएगा ये जर्मनी के रहने वाले थे। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो ये जर्मन में किया गया था। और जर्मन किंडरगार्टन शब्द जो है, ये पे किंडर शब्द जो है जर्मन भाषा के शब्द से है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि इस विधि के माध्यम से 3 से 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। किंडरगार्टन जो पद्धतियां होती हैं, जो फ्रावेल महोदय का यहाँ पे शिक्षण विधियां हैं, ये 3 से 7 वर्ष के बालकों पे क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इस विधि को खेल विधि, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और पूर्व शिक्षा केंद्र को कहा जाता था। याद रखिएगा इस विधि का नाम है किंडरगार्टन विधि का, आपको 3 नामों से पता चल सकता है अगर ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पे खेल विधि के प्रतिपादन कौन है, फ्रावेल महोदय हैं। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसे कहा जाता है, खेल विधि यानी फ्रावेल महोदय के द्वारा है। प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है, या फिर पूर्व शिक्षा का केंद्र, ये तीनों चारों जो जाएंगे आपके फ्रावेल महोदय से हैं, किंडरगार्टन पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इस विधि के माध्यम से, याद रखिएगा इस विधि के माध्यम से फ्रावेल महोदय ने निम्न बातों पर जोर दिया है। कौन कौन से, सर्वप्रथम आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक टॉपिक्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका मतलब क्या होगा। तो अगर हम मतलब जान लेते हैं तो समझ लीजिए उस ऑप्शन को आप देखते ही सही कर लेंगे। तो इस विधि के माध्यम से प्रफुल्ल महोदय ने क्या बताया है, तो पहला हमारा कह रहा है कि सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर यानी बालक के सर्वप्रथम स्कूल में प्रवेश लेते हैं, उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम जो किंडरगार्टन पद्धति होती है, खेल माध्यम से ये बालक जब प्रवेश लेता है तो उसमें खेल खेल कर सिखाना चाहिए। मतलब क्या है, खेल खेल में बालक अधिक सीखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। इनकी शिक्षा गीत संगीत पर जोर देकर होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो भी इनकी शिक्षा होनी चाहिए गीत संगीत पर होनी चाहिए। नेक्स्ट का रहा है कि प्रारंभिक स्तर के बालक गीत पर अपनी रुचि सर्वाधिक रखते हैं। याद रखिएगा प्रारंभिक स्तर जो बालक होते हैं गाना में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो क्या करते हैं, उन्हें गा कर सिखाना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा एक शिक्षिका होनी चाहिए, शिक्षक के साथ एक शिक्षिका भी होनी चाहिए, ताकि बालक उसमें खुल से मिल सके। कुछ बालक होते हैं जो शिक्षिका के साथ ही अपना क्या करते हैं, संपर्क रखते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए एक शब्दों में अगर हम कहें तो फ्रावेल महोदय के अंतर्गत ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने खेल विधि के जनक माना जाता है इन्हें। इन्होंने 3 से 7 वर्ष के बच्चों पे अपना यहाँ पे शिक्षण विधियों का प्रयोग किया था। और इनकी शिक्षा विधियां जो होती हैं, जो इनकी किंडरगार्टन पद्धति है, उसका नाम पूर्व प्राथमिक कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया है शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए। इनकी जो यहाँ पे किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षकों के द्वारा होनी चाहिए। और एक सहायिका होनी चाहिए बच्चों पे। सहायिका का मतलब होता है एक लेडीज होनी चाहिए। और खेल विद्यालय कहा जाता है, याद रखिएगा इनकी पद्धति को क्या कहा जाता है, शिक्षण विधियों को खेल विद्यालय कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने खेल विधि की जन्मदाता इन्हें माना जाता है। इनकी शिक्षा जो थी 3 से 7 वर्ष के बालकों पे थी। इनकी जो विद्यालय का नाम था वो पूर्व प्राथमिक था। और शिक्षकों के द्वारा इनका जो शिक्षण पद्धतियाँ होनी चाहिए। और दूसरा एक शिक्षकों के साथ एक सहायिका भी होनी चाहिए। और इनके शिक्षण पद्धतियों का नाम था खेल विद्यालय कहा जाता था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है सर्वप्रथम बालक को क्या करना चाहिए, इतना याद रखिएगा बालकों को क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि खेल के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। याद रखिएगा सर्वप्रथम बालकों को क्या करना चाहिए, खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए था। और खेल में आपको यहाँ पे गीत संगीत पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कर रहा है। अगर खेल के माध्यम से आपको सिखाना है तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका है गीत,
संगीत के माध्यम से आपको सिखाना है, बालक को गाकर या फिर कहानियों को रोचक बनाकर आपको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे गतिक। गतिक में आएगा शारीरिक हाव-भाव को होना चाहिए, खेल के माध्यम से इनके शारीरिक विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाव-भाव से मतलब है इनके मानसिक, यानी जो भी पढ़ाएँ आप इनके मानसिक में छप जाए, मतलब ऐसे शिक्षा दें जो कि बालक उसमें रुचि ले। और यहाँ पे नेक्स्ट है रचनात्मक। बालक भी अपने आप से कुछ कार्य करे और नए-नए कार्य को करने का प्रयास करे, जिसे सृजनात्मकता कहते हैं। तो आपको याद रखना है किस प्रकार से इनको शिक्षा देनी है खेल विधि के माध्यम से, तो गीत, संगीत के माध्यम से, गतिक के साथ शारीरिक होनी चाहिए और हाव-भाव के साथ मानसिक होनी चाहिए और साथ में ये रचनात्मक कार्य कर सकें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मारिया मांटेसरी, जहाँ से आपके एक प्रश्न बनेंगे। ठीक, मारिया मांटेसरी की अगर बात करें तो ये मारिया मांटेसरी विधि के प्रतिपादन इटली की पहली महिला डॉक्टर मारिया मांटेसरी ने किया था। याद रखिएगा, मारिया मांटेसरी, मांटेसरी विधि के प्रतिपादन इटली की पहली महिला डॉक्टर मारिया मांटेसरी जी ने थी। इन्होंने इस विशेष रूप से मानसिक मंद कमजोर बालकों के लिए शिक्षा का प्रदान किया था, प्रतिपादन किया था। इनके जो बालक थे वो कैसे थे, मानसिक विकलांग वाले बालक थे, मंद बुद्धि बालक थे, जो अपने शारीरिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते थे। ऐसी शिक्षा देने का इनका प्रधान था। कह रहा है कि इस विधि के नाम से बाल घर जाना या पर बचपन घर जाना जाता था। याद रखिएगा, मारिया मांटेसरी का जो शिक्षण पद्धति था, इनके पद्धतियों का नाम था ये बाल घर या फिर बचपन घर। इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम बालकों को ज्ञानेंद्रियों का मतलब है हाथ, याद रखिएगा, हाथ, हाथ पैर और हाथ पैर मतलब क्या है, उनके पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाना या फिर प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, जिससे बालक अपने कार्यों को कर सके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण के आधार पर आवश्यकता देखिए, प्रशिक्षण के आधार पर आवश्यकता के अनुसार बालकों को उनके ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए था, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं बालक को उनके ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद बालकों को कर्मेंद्रियों, यानी क्या कार्य करना है, समाज में कैसे रहना है, प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के आधार पर बालकों के कर्म इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे बालक उसका समुचित प्रयोग कर सके समाज में रहने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपके प्रश्न शुरू हैं। प्रश्न को आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। आपको ट्रिक के माध्यम से आज प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, टैग वर्ड के आधार पे कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। पहला करा है विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोष युक्त होते हैं। याद रखिएगा, केवल शब्द किसी एक के लिए कहा था, इसलिए आधार पे ये हमारा गलत है। केवल शारीरिक रूप से दोष युक्त है, फिर केवल शब्द का प्रयोग किया है, ये भी ऑप्शन का गलत है। केवल संवेगात्मक रूप से यहाँ पे युक्त होते हैं, ये भी केवल शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए आधार पे गलत है। बचा हमारा चौथा, एकदम सही होगा, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तीनों रूप से दोष युक्त होते हैं। याद रखिएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सभी प्रश्नों को हम लोग टैग के आधार पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ऐसे बालक जिसमें ऐसे शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो पहला कह रहा है कि डीजी फोर्स का है, ए डेलर का है, क्रो एंड क्रो का है, किम्बल यंग का है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्रो एंड क्रो के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा करा विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है, तो पहला हमारा देखिए कह रहा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षा, देखिए विभिन्न जहां पर दे दिया टैग में बताया है विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महंगी और चमकदार नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। याद रखिएगा, सरल और रोचक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए रोचक, सरल तो सही है लेकिन रोचक, देखिए यहाँ पे रोचक शब्द दिया सही है, लेकिन सरल पद्धतियों का प्रयोग, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करने की बात कर रहा है। सरल नहीं होनी चाहिए, बालक के अनुरूप होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर के बालक हैं और यहाँ पे समस्याओं को संबोधित सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है, तो पहला हमारा सही होगा। विभिन्न यहाँ पे शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करेंगे तो ये तीनों ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चौथा करा कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। याद रखिएगा, डिसलेक्सिया से प्रश्न पूछा है। करा कि मानसिक विकार से है, गणितीय विकार से है, पठन विकार से है, करा व्यवहारिक संबंधित विकार से है। तो यहाँ पे देखिए मानसिक जो आएगा तनाव का डिस्थीमिया आएगा, डिस्थीमिया आएगा ये। ठीक है, डिस्थीमिया। ठीक, और यहाँ पे करा गणितीय डिसकैलकुलिया आएगा, डिसकैलकुलिया कैलकुलिया आएगा। पठन विकार जो आएगा आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से आएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि पांचवी कक्षा की दृष्टि बाधित विद्यार्थी, यानी कह रहा है कि ऐसा बालक है जो पांचवी में पढ़ रहा है जिसे दिखाई नहीं देता है, तो क्या करता है, को निचले स्तर की, याद देखिएगा कह रहा है यहाँ पे
को निचले स्तर के कार्यों को छूट मिलनी चाहिए। जब वो कर ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, तो निचला स्तर और उपला स्तर क्या होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। के माता-पिता मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य करने के लिए सहायता करेंगे। आप विद्यालय की बात कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ रहा है, तो न कि घर की बात कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार, समान यानी सबके साथ जैसा व्यवहार है वैसा करना चाहिए, यह ऑप्शन सही है। श्रव्य यानी देख नहीं सकता है तो श्रव्य सीडी का प्रयोग करना चाहिए, माध्यम से सहायता उपलब्ध करनी चाहिए, राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे। देख नहीं सकता है तो श्रव्य यानी सुनकर ही उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करेंगे तो उसे लगेगा कि वो एक अलग बालक है। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न करा है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समांतर डैश होता है। कह रहा है यहाँ पे डिसकैलकुलिया, ये तो गणित से संबंधित होगा, गणित से। डिसलेक्सिया, ये आपका जो जाएगा आपका लिखने से जाएगा, नहीं पढ़ने से जाएगा, पठन से आएगा। ठीक है, डिसग्राफिया जो आएगा आपका लिखने से आएगा, लिखने से। अगर वो डिस देखिए शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसका मतलब है कोई अंग ऐसा है जिससे वो कार्य नहीं कर सकता है, यानी लिख नहीं चल सकता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां देखिए बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि भाषा अवरोधन से संबंधित विकार कौन सा है, चलाघात, पठन वैकल्प, वाक संबंधित रोग, या कह रहा है कि बालाघात। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवां। देखिए यहाँ पे भाषा अवरोधन, अवरोधन का मतलब होता है याद करने की बात कर रहा है, बोलने की बात कर रहा है, विकार की बात कर रहा है, तो ये भाषा घात होगा जिसमें वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो भाषा दिया है तो भाषा से ही संबंधित आप रखिए, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें से। आठवां बस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने आज के प्रश्न को पढ़ा और आठवें का प्रश्न का उत्तर आप लोग दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार, यहाँ पे कह रहा है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। यहाँ पे प्रमस्तिष्क घात, तीसरा कह रहा है कि अभिघातजन्य तनाव, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, याद रखिएगा। साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास के लिए लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।